ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। अगर आप स्वयं ही नेता के रूप में खड़े हो जाएंगे तो सहायता देने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहले अपने अह का नाश कर डालें। ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। बालिका सुरक्षा के समानांतर संघर्ष के मोर्चे और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहते हैं आजकल। मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि आजकल जिन्हें हम रक्षक समझते हैं वही भक्षक भी निकल आते हैं। आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, 58 साल का वो शिक्षक है और 6-7 साल की बच्ची के साथ आप देखें हमानियत की है। वो मध्य प्रदेश की घटना है, आजकल आप देख रहे हैं। हमारे देश में बेटियों के जीवन और संरक्षण के लिए सरकार और समाज के स्तर पर तमाम कवायदें होती रही हैं और इसके मद्देनजर समय समय पर विशेष आयोजन होते रहे। मगर ऐसा क्यों कि आज भी बच्चियों की शिक्षा, सुरक्षा और अधिकार से जुड़े लक्ष्य अधूरे हैं। लैंगिक समानता का विमर्श तब तक अधूरा है जब तक कि बालिकाओं की दशा और दिशा की ईमानदारी से मूल्यांकन नहीं होता। महज दिवस और समारोह मना लेने भर से बच्चियों के संपूर्ण विकास का दावा नहीं किया जा सकता है। आज स्वतंत्रता प्राप्ति के 7 दशक बाद लाखों बालिकाओं की शिक्षा अधूरी रह जाती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उनके स्वास्थ्य की जिस तरह से उपेक्षा होती है या किसी से छिपा नहीं है। उचित पोषण के अभाव में उन्हें कई बीमारियां घेर लेती हैं। और चिंता की बात है कि तमाम योजनाओं के बावजूद सामाजिक सोच में आज भी बदलाव नहीं आया। समाज में बालिकाओं को लेकर दोहरी मानसिकता रही है। घर से लेकर बाहर तक उनसे भेदभाव होता है। आज भी भ्रूण हत्या एक बड़ी चुनौती है। बालिका किसी तरह बच जाती है तो आगे चलकर उसे शिक्षा से वंचित रखने की साजिश होती है। हालांकि जागरूकता बढ़ने से लोग बेटा बेटी को समान मानने लगे। शहरों में तस्वीर जरूर बदली है, लेकिन ग्रामीण और वंचित तबकों में बालिकाएं अब भी उपेक्षित हैं। और गांव की तरफ आपने देखा होगा कि अगर बेटियां हो रही हैं तो आप देखिए बड़ी परेशानी की तरफ देखते हैं वो, और लड़का हो जाए पहली बार में तो वो खुशियां मनाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वही लड़का आगे चाहे जाके लट्ठा दे रहा हो, डंडे मार रहा हो और आपको परेशान कर रहा हो, वो आपको मंजूर है। भाई, इस तरह का भेदभाव है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आज टेस्ट होने लगे हैं तो जांच कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि लड़का है लड़की है, तो आप देखते हैं कि गर्भ में ही उसे मरवा दिया जाता है लड़की को। अगर जन्म ले भी लेती है तो आपने देखा होगा अक्सर उसके साथ शुरुआत से भेदभाव हो जाता है। उसे अगर घर में खाने के लिए कम है, दूध कम है, तो आप देखते होंगे लड़के को तरजीह दी जाती है, लड़की को कम दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। अगर शिक्षा की बात होती है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है परिवार की, तो लड़के को पढ़ाने के लिए भेज देंगे लेकिन लड़की की शिक्षा रोक देंगे। इस तरह की मानसिकता हर जगह देखने को आपको मिल जाती है। आज बालिकाएं जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो या शिक्षा। लड़कियां खेलों में स्वर्ण पदक जीतने से लेकर अंतरिक्ष में जाने तक के लिए तैयार हैं। और मैंने कहा ना एक बात, जहां भी उन्हें मौका मिल रहा है लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। तमाम क्षेत्रों में वो अपने झंडे लगा दे रही हैं। तमाम संघर्षों बाधाओं को पार करने के बाद आगे चलकर बालिकाएं विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष पदों तक पहुंची है। मगर इतना सब कुछ प्राप्त करने लेने के बावजूद आज भी उनकी सुरक्षा समाज के लिए चिंता का विषय है। अगर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में 2023 में महिलाओं से हुए अपराध के करीब 4.48 लाख मामले दर्ज किए गए, जो 2022 के मामलों से अधिक था। वास्तविकता यह भी है कि ब्यूरो के आंकड़े केवल पुलिस में दर्ज कराए गए मामलों को दर्शाते हैं, जबकि पारिवारिक हिंसा, उत्पीड़न, घरेलू परेशानियों का बहुत बड़ा हिस्सा अक्सर दर्ज नहीं होता। लोगों के अनुभव बताते हैं कि घरेलू हिंसा और परिस्थिति जन्य डर के कारण कई मामलों की शिकायत ही नहीं की जाती है। कई मामलों में तो आप देखिए विभिन्न प्रकार के डर, दबाव और धमकियों की वजह से ही शिकायत भी वापस ले ली जाती है। इनके अलावा आप देखिए मौजूदा समय में डिजिटल और ऑनलाइन हिंसा भी तेजी से समाज में जड़ें जमा रही है। इसे रोकने के लिए कानून और सुरक्षा प्रणालियां विकसित नहीं हुई और जिनका खामियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें अपनी ओर से इस समस्या के निराकरण के लिए कई कदम उठा रही हैं। निर्भया अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम जैसे कानून और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, निर्भया फंड, महिला हेल्पलाइन और महिला थाने और पिंक पेट्रोलिंग जैसी योजनाएं ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। मगर लड़कियों
कि सुरक्षा केवल कानून और योजनाएं बना देने से भर से नहीं होगी, बल्कि कड़ाई से इसका अनुपालन भी उतना ही जरूरी है, और जिससे लड़कियों की सुरक्षा पर हमला करने वालों में भय व्याप्त हो। एक बहुत बड़ी दायित्व है लड़कियों के प्रति सामाजिक सोच को लेकर। आज भी जिस तरह की सोच समाज में लड़कियों को लेकर आमतौर पर बनी हुई है, उससे स्वस्थ सोच तो कतई नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्थितियों में परिवर्तन आया है, सुधार हुआ है, लेकिन आप देखते परंतु अभी भी परिवर्तन का दायरा बहुत सीमित है और अधिकांश लड़कियों को इस परिवर्तन के लाभ नहीं मिल पा रहा है। वास्तव में अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें सरकारी, सामाजिक और व्यक्तिगत प्रयासों में समन्वय और संयोजन बहुत जरूरी है। इस समय लड़कियों की सुरक्षा केवल कानूनन व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक प्रतिबद्धता के साथ साथ सामाजिक चेतना तथा जिम्मेदारी का सवाल बन चुका है। सभी कानूनों और योजनाओं पर सही तरीके से अमल हो और इनका समुचित उपयोग हो, और इसके लिए हमें सभी को उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। कई स्तरों पर इसके लिए प्रयास करना जरूरी है। बेटियों के पास खुलकर अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए, और जिस तरह बेटे को बिना किसी झिझक या भय के अपनी बात कहने का अधिकार है, वही अधिकार बेटी को भी बिना किसी शर्त देना होगा, और जिससे उसके भीतर आत्मविश्वास भरा जा सके। और किसी भी तरह का भेदभाव बेटियों के हौसले को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। जिम्मेदारियों से लेकर घर के काम तक, भावनाओं को साझा करने से लेकर आर्थिक फैसले लेने तक, सभी कामों का बंटवारा बराबरी के स्तर पर करना होगा। सबसे जरूरी बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वह है लड़कियों की सुरक्षा का मामला। लड़कियों की सुरक्षा को खतरा किससे है, और हमें यह समझना होगा। बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर हमें अपने लड़कों से खुलकर बात करनी होगी। उन्हें ऐसे संस्कार देने होंगे जिसमें वे लड़कियों को एक वस्तु या कमजोर तथा असहाय नहीं, बल्कि बिल्कुल अपने ही तरह, अपने ही बराबरी का एक इंसान समझे। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, लड़कियों की सुरक्षा का मसला काफी हद तक सुलझ जाएगा। अभी भी हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ गलत किया तो माता पिता उसे बचाने में जुट जाते हैं। अव्वल तो उस लड़के की परवरिश पर ही कहीं तो कोई कमी रही होगी, और उसने लड़की की इंसान नहीं समझा, और जब उसने गलती की तो उसे सजा दिलाने के बजाय उसे बचाने की कोशिश होने लगती है। यह स्थिति ठीक नहीं है। बच्चे हैं, उम्र ही ऐसी है, और इस उम्र में गलतियां हो ही जाती, जैसे जुमले लड़कियों की सुरक्षा के और अधिक खतरे की स्थिति तैयार करते हैं। परिवार में हमें ऐसा माहौल तैयार करना होगा जिसमें लड़कियों को हर दृष्टि से लड़कों के बराबर अधिकार और स्थान मिले। बालिकाएं समाज की आधारशिला है, और वे केवल परिवार और समाज की ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की प्रगति का भी वाहक होती है। ऐसे में उनके साथ समाज में हो रहा भेदभाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। आज जरूरत है हमें बालिकाओं को प्रोत्साहन देने और अपने मानसिकता में बदलाव लाने की, तभी सही मायने में देश विकास कर पाएगा। शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य और पोषण, लैंगिक भेदभाव का अंत, सुरक्षा और संरक्षण तथा समान अवसर जैसे कई क्षेत्र हैं जिनमें लड़कियों के लिए काम किए जाने की आवश्यकता है। इन सभी उद्देश्यों को पूरा करते हुए लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना होगा चाहिए जहां हर लड़की को सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर मिले, और साथ ही हर लड़की अपने सपनों की उड़ान भरते हुए आकाश की ऊंचाइयों को छूने का हौसला रख सके। एक अच्छी क्वालिटी वाली बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, वो एक दूसरे का सम्मान करें, इज्जत करें। समझ रहे हैं आप? और हमें अपने रक्षकों पर भी ध्यान देना चाहिए आजकल, क्योंकि वही भक्षक निकल आते हैं कई बार। तो सहयोग की गरिमा, अक्सर हम समाज सेवा, देश की उन्नति और दूसरों के दुख में हाथ बटाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये बातें सुनने और कहने में बहुत गर्व का अनुभव कराती हैं, लेकिन क्या यह सब तब भी उतना ही सच्चा और प्रभावी रहता है जब हम अपने ही परिवार के किसी सदस्य की सिसकियों को अनसुना कर देते हैं? क्या यह संभव है कि हम समाज के लिए ईमानदारी से कार्य करें, जबकि अपने ही घर के लोगों की तकलीफों को समझने और उनके सुख दुख में सहभागी बनने का समय हमारे पास नहीं हो? सच यह है कि अगर हम अपने परिवार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं है तो उनके सुख दुख को महसूस नहीं कर पाते। जो हमारी समाज सेवा और दूसरों के प्रति दया भाव महज एक दिखावा है, यह असल में उस वास्तविकता से मुंह मोड़ने जैसा है जिसे हम स्वयं समझना और स्वीकार करना ही नहीं चाहते हैं। सवाल है कि परिवार और संवेदना के साथ गहरे जुड़े होने की अपेक्षा पालने वाले समाज में एक दूसरे के बीच इस अदृश्य दूरी की संस्कृति कैसे और क्यों विकसित हुई?
आज का दौर सोशल मीडिया का है, जहां हर कोई दूसरों के लिए अच्छा दिखने की होड़ में लगा हुआ है। लोग समाज सेवा, इंसानियत और बड़े बड़े बलिदानों की बातें करते हैं। यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे दूसरों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। कभी कभी वे मदद भी करते हैं, और लेकिन क्या यह मदद वास्तव में सच्चे दिल से होती है, या फिर यह केवल अपनी छवि बनाने के लिए की जाती है? यह देखकर दुख होता है। जो लोग दूसरों के लिए स्वयं को त्यागने की बातें करते हैं, वे अपने ही घर के उन लोगों को अनदेखा कर देते हैं जो उनके सबसे करीबी होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, जीवन साथी उनके दुख, पीड़ा और संघर्ष को भी नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई बाहरी व्यक्ति मदद की गुहार लगाता है, वे तुरंत उसे अपना समय, पैसा और ऊर्जा देने को तैयार हो जाते हैं। किसी के लिए कुछ किए जाने या किसी की मदद करने के बदले कुछ अपेक्षा करना, या फिर इस शर्त पर किसी की मदद करना, क्या मदद की गरिमा को कम नहीं करता? सहायता के बदले में कोई लाभ मिलने की अपेक्षा मानवीय संवेदना की ईमानदारी को कटघरे में खड़ा करता है, और इस तरह की सहायता को दरअसल सौदा कहना ज्यादा बेहतर होगा। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी प्राथमिकताएं गलत हो चुकी है? क्या हमारी सोच इस हद तक बदल गई है कि हमें अपने अपनों का दर्द महसूस ही नहीं होता है? जो लोग आप देखते हैं दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, हमारे हर दुख में साथ रहते हैं, उनकी अहमियत हमें क्यों नहीं समझ में आती? मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, बाहरी दुनिया में व्यस्तता ने हमारे रिश्तों को गहराई से प्रभावित किया है। दिन भर स्क्रीन पर उलझे रहना, ऑनलाइन अपनी परफेक्ट इमेज यानी मुकम्मल छवि बनाने की कोशिश और दूसरों से तारीफ पाना हमारी प्राथमिकता बन गई है। परिवार, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारे जीवन की नींव है, कहीं पीछे छूटता जा रहा है। एक पल के लिए भी याद रखना जरूरी क्यों नहीं समझते कि हमें अपनी जीवन यात्रा में आज जहां तक का भी सफर पूरा कर सकें, उसमें परिवार और माता पिता की सबसे अहम भूमिका रही है। हम अपने घर के उन रिश्तों को क्यों नहीं गले लगाते जिन्होंने हमें हमेशा सहारा दिया? क्यों हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के बजाय उन्हें अकेला महसूस करने देते हैं? क्या यह स्वार्थ है या फिर समाज में अपनी छवि चमकाने की झूठी होड़ है? यह कहना गलत नहीं होगा कि समाज सेवा और दूसरों की मदद करना जरूरी है, यह हमारी इंसानियत का प्रतीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। वे लोग जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो हमें निस्वार्थ प्रेम करते हैं, और उनके दर्द को समझना और उनके सुख दुख में सहभागी बनना हमारी पहली जिम्मेदारी है। हमें अपने परिवार के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, यह दिखाना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं। उनके दुख के समय उन्हें गले लगाना और उनके संघर्ष के साथ देना, और उन्हें यह विश्वास दिलाना कि वे हमारे लिए कितने खास हैं, और यह सब हमारी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं है, यह वह आधार है जो हमें मजबूत बनाता है। यह वह जड़ है जिससे हमारा जीवन पनपता है। अगर हम इस जड़ को ही भूल जाएंगे तो हमारी बाकी सभी उपलब्धियां खोखली और अस्थायी सिद्ध होंगी। समाज सेवा और परोपकार महत्वपूर्ण है, लेकिन वे तब तक अधूरे हैं जब तक कि हम अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निष्ठा से नहीं निभाते। परिवार का अर्थ बहुत व्यापक है, लेकिन इसके बिना जीवन अधूरा है। अगर हम अपने सबसे करीबी रिश्तों में प्रेम, विश्वास और समर्पण नहीं दिखा सकते, तो बाहरी दुनिया के लिए किया गया हर प्रयास केवल एक छलावा बनकर रह जाता है। सच्चा इंसान वही है जो अपने परिवार और समाज दोनों के प्रति संतुलन बनाए रखता है, तथा जो अपने परिवार को यह एहसास दिला सके कि वे उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, और समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करें। यह वास्तविकता है और यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां मिल जाती, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। इस समीक्षा के संकेत। हर साल संसद में पेश होने वाली आर्थिक समीक्षा आमतौर पर इस बात का ब्यौरा होता है कि पिछले बजट में देश की अर्थव्यवस्था और अन्य मोर्चे पर सुधार के लिए जो वादे किए गए थे वे किस हद तक पूरे किए जा सके। यह इसका भी संकेत होता है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार के आर्थिक फैसले में किन मसलों को प्राथमिकता मिल सकती है। इस लिहाज से देखें तो वित्त मंत्री ने भी आर्थिक समीक्षा पेश की। वह देश की परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी हो रही आर्थिक चुनौतियों के बीच उम्मीद जगाती है, लेकिन यह आने वाले वक्त के जोखिमों के प्रति आगाह भी करती है। समीक्षा में वित्त वर्ष 2026-27 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान जताया गया। विदेशी पूंजी प्रवाह में कमी के कारण रुपये पर प्रतिकूल असर और बीते वर्ष भारतीय मुद्रा में कमजोरी के बावजूद यह अनुमान अर्थव्यवस्था में स्थिरता का संकेत देता है।
हालांकि समीक्षा में विकसित भारत और वैश्विक प्रभाव का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से मजबूत और स्थिर मुद्रा को एक स्वाभाविक जरूरत बताने के समानांतर रुपये के मूल्य में गिरावट को हानिकारक नहीं माना गया, क्योंकि यह भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क में इजाफा के असर को कुछ हद तक कम करता है। दूसरी ओर यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर यह उम्मीद जताई गई कि यह भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात और रणनीतिक क्षमता को मजबूत करेगा। समीक्षा के मुताबिक अनिश्चित वैश्विक माहौल में भारत को घरेलू वृद्धि को प्राथमिकता देने की जरूरत है और इसके लिए वित्तीय सुरक्षा उपायों और नकदी पर ज्यादा जोर देना चाहिए। जाहिर की वैश्विक आर्थिक मोर्चे पर तेजी से बदलते समीकरण और भू राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए अपने हितों के अनुकूल उपाय करने होंगे। आर्थिक समीक्षा में नवोन्मेष और वैश्विक पहलकदमियों को कमजोर किए बिना दक्षता और स्वदेशी को अपनाने का आह्वान किया गया है, तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की संभावनाओं को मजबूत करेगा। कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो रही है और इस बिंदु पर सर्वेक्षण में यह कहा गया कि कृषि निर्यात में व्यापार नीति का उपयोग कीमतों और उत्पादन में अस्थिरता के बीच अल्पकालिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, मगर बार बार नीतिगत बदलाव आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं। यह देखने की बात होगी कि समीक्षा में जाहिर इस चिंता के संदर्भ में बजट की क्या दिशा होगी और एवं महंगाई का असर नरम रहने और अगले वर्ष भी चिंता का बड़ा कारण नहीं बनने को लेकर उम्मीद जताई गई है। समीक्षा में अस्थायी कामगारों के लिए काम से जुड़ी शर्तें नए सिरे से तय करने के उद्देश्य से नीति लाने की जरूरत पर जोर दिया गया। इसके अलावा नागरिकों की सेहत की सुरक्षा के मद्देनजर अधिक वसा और चीनी वाले अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की बढ़ती खपत पर चिंता जताई गई और इन उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव भी दिया गया। आर्थिक समीक्षा में कई राज्यों में लोक लुभावन घोषणाओं और नगद अंतरण के कारण राजस्व घाटा बढ़ने को लेकर भी चिंता जताई गई। सवाल है कि जिस दौर में मुफ्त सुविधाओं की घोषणा को चुनावी जीत का जरिया बनाने की प्रवृत्ति हावी हो रही है, उसमें बजट में क्या कोई ऐसी घोषणा सामने आ सकती है जो इस पर लगाम लगाए। लापरवाही के जिम्मेदार। ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पानी में डूबकर एक युवा इंजीनियर की मौत के मामले में अधिकारियों की कार्यशैली पर उठे सवालों के बीच विशेष जांच दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उसमें बचाव कार्य में घोर लापरवाही की ओर इशारा करते हुए 12 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। यह बेहद दुखद है कि एक नौजवान जान बचाने के लिए करीब 1.5 घंटे तक गुहार लगाता रहा और बचाव दल मौके पर मूक दर्शक बने रहे और एसआईटी ने इसे गंभीर मानते हुए दमकल पुलिस और प्राधिकरण राज्य आपदा मोचन बल की भूमिका पर सवालिया निशान लगाए। किसी घटना की तूल पकड़ लेने के बाद सरकार की ओर से जांच और कार्रवाई को लेकर गंभीर देखने की कोशिश की जाती है, लीपापोती करने की, लेकिन कार्रवाई को के निशाने पर आमतौर पर निचले स्तर के कर्मचारी आते हैं, जबकि वास्तविक जिम्मेदार लोगों को कटघरे में नहीं किया जाता है। इस लिहाज से देखें तो नोएडा में युवक के पानी में डूब जाने की घटना के बाद एसआईटी ने जिस तरह 12 अधिकारियों के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दी, वह समस्या की जड़ों को पकड़ने की कोशिश है। सवाल है कि सड़क किनारे किसी बड़े गड्ढे में पानी भरा हो तो उसकी अनदेखी की मूल जिम्मेदारी किस पर जाती है, और दरअसल समस्या उसके मूल कारणों के साथ साथ वास्तविक जिम्मेदार लोगों की पहचान, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वक्त की जरूरत है। विडंबना यह है कि निर्माण स्थलों के पास पानी से भरे बड़े गड्ढों से लेकर कई बड़े नालों महीनों तक खुले रहते हैं और वहां अवरोधक चेतावनी के संकेतक या सुरक्षा घेरा लगाना या अन्य कोई सुरक्षात्मक उपाय करना जरूरी नहीं समझा जाता। क्या ऐसी अनदेखी का नतीजा कई बार त्रासद नहीं होता? क्या यह उच्च स्तर के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा नहीं होता है? हादसे के बाद आमतौर पर सभी अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ने लगते हैं। ऐसे में एसआईटी ने जिस तरह 12 अधिकारियों को जिम्मेदार बताया, वह भविष्य में ऐसी घटनाओं या हादसों को रोकने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगी। धन्यवाद।